पार्लर वाली लड़की। किस्त नंबर 1। हमारे मुआशरे में नौकरी पेशा ख्वातीन के लिए एक अलग ही नजर और सोच पाई जाती है और अजीब किस्म की ज़हनियत के लोग पाए जाते हैं। इसमें कुछ कसूर उन लड़कियों और औरतों का भी होता है जो बिलाशुबा अपने घर की कफालत के लिए घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन अपनी कुछ आदत की वजह से महवर गुफ्तगू बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह नसरीन भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और अपने घर की कफालत के लिए एक पार्लर पर नौकरी करती थी। जब भी वो मोहल्ले से गुजरती थी, चौक चौराहों पर खड़े लफनिडर इसे तरह तरह के नामों से आवाजें कसते थे। वो भी क्या करते, इसकी चाल ही कुछ ऐसी थी। संगमरमर सा तराशा हुआ बदन, लंबे घने बाल, हरनी जैसी आंखें, गुलाबी होंठ, हसन की मूरत तसल्ली से तख्लीक की गई थी। मोहल्ले में इस जैसी कोई न थी। अजब कशिश थी इसमें कि जो एक बार देखता, मार के जरूर देखता और खुद को रोक न पाता। लेकिन नसरीन जुबान की भी बहुत तेज थी। किसी में हिम्मत न थी कि नसरीन से आगे बढ़कर बात कर सके। यूं समझ लें कि नसरीन बस देखने की चीज थी, लेकिन इसे हासिल करना किसी के बस में न था। नसरीन गांव की रहने वाली थी और गांव के माहौल में ही पली भिड़ी थी, लेकिन बचपन से इसमें बगावत के जज्बात नुमाया नजर आते थे। वो गांव की जिंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। छुटकारा हासिल करने के चक्कर में इसके वालिदैन ने इसकी शादी एक अनपढ़ गनवार से कर दी थी जिसका नाम रशीद था, जो कि नसरीन को किसी सूरत कबूल न था। मगर मुकद्दर के फैसलों के आगे भला कौन खड़ा हो सकता है। नसरीन भी इस शादी को अपनी जिंदगी की एक तल्ख हकीकत समझकर अपना चुकी थी और अपनी आजादी के ख्वाबों को डूबता देख रही थी। नसरीन का खावंद एक कम ज़रफ़ नट्ठो और औरत को पाँव की जूती समझने वाला इंसान था। इसकी नजदीक औरत सिर्फ घर के निजाम को संभालने वाली एक मुलाजमा और रात में इसे जिस्मानी तस्कीन देने वाली फहाशा से बढ़कर कुछ नहीं थी। नसरीन बमुश्किल 1 साल रशीद के साथ गुजार सकी और उन दोनों के लड़ाई झगड़े इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि दोनों की तलाक हो गई। तलाक जहां दुनिया के लिए नामोशी की बात है, वहीं नसरीन के लिए तलाक कैद से आजादी का परवाना था। वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी, आजादी से, ऐसी आजादी जिस पर इसे कोई रोक टोक ना हो। लेकिन वो ये जानती नहीं थी कि आजादी की एक भारी कीमत चुकाना पड़ती है। जो लोग आजादी के तलबगार होते हैं, उन्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। नसरीन की बड़ी बहन खालिदा की शादी लाहौर में हुई थी, लेकिन इसका खावंद भी नसरीन से कुछ मुख्तलिफ न था। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही उसकी अव्वलीन तरजीह थी और जैसे ही बच्चा पैदा होता वो घर से भाग जाता था, ये कहकर कि मैं दूसरे शहर काम जा रहा हूँ। नसरीन ने सोचा कि मेरी आजादी का रास्ता लाहौर में है। किसी तरह इसने अपने वालिदैन को मनाया और अपने गांव से लाहौर अपनी बहन के पास चली आई। चूंकि नसरीन की बहन किराए के अलग मकान में रहती थी, इस वजह से इसे नसरीन के आने से कोई मसला न हुआ, बल्कि घर और बच्चों को संभालने के लिए इसका हाथ बांधने वाली बहन मिल गई। खालिदा ने हमेशा अपने खावंद की तारीफ ही की थी और सबको यही पता था कि खालिदा अपने घर में बहुत खुश है, लेकिन हकीकत से सब नावाकिफ थे। ये तो जब नसरीन अपनी बहन के घर रहने आई तो इस पर हकीकत खिली कि इसका बहनोई एक नंबर का आवारा और बदचलन इंसान है, जो घर का खर्चा पूरा करने से
नसरीन की रोजाना के रूटीन थी कि वो पार्लर से निकलकर जब घर आती थी तो मोहल्ले की दूध दही वाली दुकान से दूध लेकर जाती थी। यहाँ से ही नसरीन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दूध दही वाली दुकान का मालिक फीका था। फीका एक नौजवान 30-32 साल का लड़का था जो देखने में खूब गबरो जवान था। फीका शादीशुदा था। फीका के खानदान की इलाका में बहुत इज्जत थी और उनका घराना बहुत इस्लामी था। यहाँ तक फीका के घर की औरतें कभी घर से बाहर भी ना निकली थी और उनको घर में भी अपने ससुर और देवर के सामने भी निकाब करके जाना पड़ता था। एक मुकम्मल इस्लामी घराना जहाँ हर बात इस्लाम के उसूलों पर होती थी। लेकिन आपने सुना होगा हाथी के दांत खाने के और दुखाने के, और ये मिसाल शायद फीका और उसके घर के बाकी मर्दों के लिए ही बनी थी। फीका बज़ाहिर एक पढ़ा लिखा शरीफ नौजवान था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक दिन नसरीन पार्लर से निकली और हर रोज की तरह आज भी दूध खरीदने के लिए दुकान पर रुकी। नसरीन ने 1 किलो दूध लिफाफे में डालने को कहा और 1 किलो दूध के पैसे अदा कर दिए, लेकिन नसरीन को महसूस हुआ कि आज दूध 1 किलो से कुछ ज्यादा ही है। खैर, उसने गलती समझकर इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन ये कोई गलती नहीं थी, फीका की सोची समझी साजिश थी। फीका बहुत अरसे से नसरीन पर अपनी नजरें जमाए बैठा था और जब भी नसरीन इसकी दुकान पर आती फीका अपनी नजरों से नसरीन के जिस्म को ऊपर से नीचे तक खा जाने वाली नजरों से देखता और उसके मुंह से राल टपकती रहती थी। राल भी क्यों ना टपकती। नसरीन का पहनावा भी कुछ इसी तरह का था कि नसरीन को देखकर बूढ़े भी खुद को जवान महसूस करते थे और नसरीन जहां जहां से गुजरती थी इस जगह पर हर कोई मुड़ मुड़ कर देखता रहता था। खैर, फीका का आज से पहले कभी इस तरह की हिम्मत करने पर जोर ना चला था, क्योंकि फीका के वालिद दुकान पर साथ बैठते थे। कुछ दिन से फीका के वालिद की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस वजह से वो नसरीन के दुकान पर आने से पहले घर चले जाते थे। फीका अपने अब्बा के घर जाने के बाद शेर हो गया और उसने जसारत करके नसरीन को इशारा देने के लिए ज्यादा दूध डाल दिया। फीका ने अपनी साजिश को कामयाब बनाने के लिए रोजाना की बुनियादों पर किलो दूध के पैसों में ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया। नसरीन को भी इस बात पर शक होने लगा कि फीका कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन दुकान पर रश की वजह से नसरीन फीका से पूछ ना सकी। आंखों ही आंखों में बातों और जान पहचान का सिलसिला बढ़ता चला गया और एक दिन फीका ने हिम्मत करके दूध के शापर में अपना नंबर लिख कर डाल दिया और इशारे से नसरीन को बोला कि मुझे कॉल करना। अंधा किया मांगे 2 आंखें। नसरीन के दिल में भी फीका के लिए जज्बात उभरना शुरू हो चुके थे, मगर ऐसा कोई रास्ता ना मिल पा रहा था कि ये जज्बात हकीकत का रूप धार ले। नसरीन ने घर आते साथ ही अपने मामलात जल्दी से निपटाई और फीका को मैसेज कर दिया। फीका जो अपना जाल बेचा कर पहले से बैठा था कि कब शिकार आए और कब मैं हमला आवर हो जाऊं। मैसेज देखकर फीका की तो जैसे ईद हो गई, इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसने जल्दी से जवाब भेजा। बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और बात मैसेज से कॉल पर आ गई। नसरीन और फीका की नफसानी ख्वाहिशात दिन बदन परवान चढ़ने लगे और दोनों एक दूसरे से मिलाप के ख्वाब देखने लगे। अब नसरीन को दुकान पर दूध लेने जाने की भी जरूरत न थी। फीका अपने मुलाजिम के हाथ रोजाना मुफ्त दूध भेज देता था और पैसे भी ना लेता था।
क्योंकि वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुका था। अब फीके का आखिरी मकसद सिर्फ नसरीन को अपने बिस्तर की जीनत बनाना था और उसके जिस्म के साथ खेलना था। नसरीन भी फीके के ठाट बाटे से बहुत मुतासिर थी। नसरीन अपनी गरीबी और मुफलिसी से पहले ही बहुत तंग थी और ऐसे में इसे एक ऐसा मर्द मिल गया जो इस पर अपना प्यार और पैसा दोनों हाथों से निछावर कर रहा था। इसके तो जैसे सारे ख्वाब एक एक करके सच हो रहे थे। फीका भी नसरीन के मुंह से निकली बात पूरी करने में देर न लगाता था। हर माह नसरीन शॉपिंग हर जाती तो कभी बाहर खाना खाने जाती। यहाँ तक कि नसरीन को जिस भी चीज की जरूरत होती वो फीके को कॉल करती और फीके का मुलाजिम वो चीज लेकर नसरीन के दरवाजे पर होता। फीके ने बना जल्दबाजी किए तसल्ली से नसरीन का एतमाद और प्यार हासिल किया, यहाँ तक कि नसरीन ने अपने जिस्म पर भी अपना पूरा हक दे दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नसरीन और फीके का मिलन हो गया। ये वो वक्त था जब दो जिस्म एक जान हो गए। दोनों की धड़कनें तेज थीं और आंखों में लाल डोरी नुमाया नजर आ रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि इस मोहब्बत भरी मुलाकात में कौन पहल करे। इतने में फीका खुद पर काबू ना पा सका और उसने नसरीन के गुलाबी होंठों हर अपने होंठ पैवस्त कर दिए। नसरीन इस लंबे बोसे से मदहोश सी हो गई और अपना आप फीके के सुपुर्द कर दिया। फीके ने अपने मजबूत बाजुओं में नसरीन को उठाया और बेड पर लिटा दिया। इस नावल का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।